निकला था ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। मेरा मिशन था सेव वेस्ट बंगाल, और सेव वेस्ट बंगाल इसलिए कि मैं बंगाल की भूमि से संबंध रखता हूं। बांकुड़ा जिले से हूं, आहमदा मेरा गांव का नाम है। स्वर्गीय श्री गंगाधर पति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फाउंडर मेंबर्स में से एक मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। उसके पश्चात जमशेदपुर, फिर दिल्ली और फिर विश्व के कोने कोने में रेबल फाउंडेशन के आगाज और आप लोगों की आवाज। दोस्तों, तकरीबन 34 घंटे के सफर के बाद नॉन स्टॉप ड्राइविंग हुई है। अन्य भक्तों के लिए, विशेष तौर से आपके लिए जिन्हें लगता है कि हम लोग घरों में बैठते हैं, आप देखते रहिए अभी पिछले 10 दिन का, आने वाले 10 दिन का दौरा हम कहां कहां होंगे। और लूटस आप तैयार रहिए, इस बार आप लूटस कर नहीं पाएंगे। इस वक्त मैं हूं हमारे भाई साहब टीएमसी के राज्यसभा एमपी और नदीमुल हक। भाइयों, एक बात के लिए मैं पहले आपसे माफी मांग लूंगा। रीजन क्या है कि कंटिन्यूस जर्नी कर रहा हूं और लगातार लोगों से मिल रहा हूं। नदीमुल हक साहब से हमारी एक सरप्राइज विजिट, ये जाने वाले हैं अभी सफर पे, लेकिन उन्होंने अपना बेशकीमती समय मेरे को दिया। हम आज बंगाल में किस लिए और हम नदीमुल हक के साथ क्यों हैं, टीएमसी के राज्यसभा एमपी इनके साथ हम क्यों हैं, उसके लिए विश्लेषण अभी हम करेंगे आप लोगों के बीच। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। ममता बनर्जी यानी कि दीदी, मेरी दीदी, आपकी दीदी और सभी की दीदी, एक वीरांगना और राष्ट्र की एक धरोहर, अकेली लड़ रही है लूटस के बैड डिस गवर्नेंस से। क्या हिम्मत उनके अंदर, क्या शाख है उनके अंदर, क्या थी वो, किस तरीके से उठी। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठने वाली, एक साधारण व्यक्तित्व में जीने वाली। आपने कभी उन्हें कोई फैशन कल्चर में नहीं देखा होगा। मां, माटी और मानुष लोगों के बीच में, चूंकि बंगाली का ये शब्द है मां, माटी और मानुष। मां यानी मातृत्व, माटी यानी हमारी धरती, और मानुष यानी इंसान, यानी हम सभी। और बंगाल की धरती जिसने शुरू से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, राजा राममोहन रॉय और अनगिनत इतने महान लोगों को जन्म दिया है कि पहला नोबेल प्राइज से लेकर अनगिनत वैज्ञानिक पुरस्कार, और अमर्त्य सेन जी जिनके इकोनॉमिक्स के थ्योरी को मोदी जी ने नकारा, और बांग्लादेश ने आज उन्हीं के थ्योरी को लेके अपनी जीडीपी बढ़ाई। लेकिन आज बात होगी बंगाल की, आज उस वीर धरती की बात होगी। नदीमुल हक साहब के साथ मैं बात करूंगा कि मैं उनके साथ आज क्यों हूं, इस मंच पे वो मेरे साथ क्यों है। इसलिए कि हम निस्वार्थ भावना से, रेबल फाउंडेशन निस्वार्थ भावना से अपने 11 करोड़ 23 लाख फॉलोअर से ये आग्रह करता है, विनम्र निवेदन करता है कि बंगाल की इस वीर धरती को हम नमन करते हैं जो आज लूटस के खिलाफ चौड़े में खड़ी है। ये कहते हैं 56 इंच का सीना, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी बात अभी कहने वाला हूं। ममता बनर्जी पिछले 10 साल की रेजिम में, आप बंगाल आइए, आप बंगाल आके सड़कों को देखिए, और मोदी जी का शासन और उत्तर प्रदेश के शासन का कंपैरिजन, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मैं वहां की सड़कों का डिटेल आपको शेयर करूंगा अगली वीडियो में। और वक्तव्य केवल सड़कों के नहीं है, वक्तव्य है क्राइम की। दोस्तों, जब भी बंगाल को देखा जाता है, एक अपेक्षा के साथ देखी जाती है, हमें बहुत उपेक्षा की जाती है हमारे साथ। आखिर क्यों? मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बंगाल से संबंध रखता हूं, मैं एक भारतीय हूं और मैं भारतीयता की बात करता हूं, लेकिन मुझे हृदय में बहुत घात होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे जान के बहुत दुख होता है कि जिस राज्य ने इतना कुछ इस राष्ट्र को दिया, जब आम्फान नाम का एक तूफान आता है, तो केंद्र का जो मंत्रालय है, नदीम जी, कितने हजार रुपए का या कितने हजार करोड़ का पैकेज आप लोगों को देता है? हम लोग को उन्होंने 1000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था जी, लेकिन उसमें से भी पूरा पैसा नहीं मिला है। 1000 करोड़। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 6500 करोड़ के ऊपर अपने फंड से इस रिलीफ पैकेज में खर्च कर दिया है। एक बेसिक डिफरेंस देखिए, आज नदीमुल हक साहब हमारे साथ हैं, राज्यसभा के एमपी हैं टीएमसी की ओर से, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, लर्नड स्कॉलर हैं, कई सारे एसोसिएशन में जुड़े रहे, प्लानिंग्स में रहे। मैं केवल एक बात पूछना चाहूंगा, एक इस तरह का साइक्लोन जिसने पश्चिम बंगाल के पूरे ज्योग्राफी को तहस नहस कर दिया, लाखों लोगों को बेघर किया, इतना कष्ट पहुंचाया, लोगों की इतनी तरह से फिजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई, डिस्ट्रॉय हुई उनकी चीजें, उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके मकान, उनके प्रॉपर्टीज। उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने केवल 1000 करोड़ का डिक्लेरेशन, वो भी पूरा नहीं, जबकि राज्य सरकार ने, जैसा कि आपने अभी नदीमुल हक साहब को सुना, 6500 करोड़ का एक पैकेज कंप्लीट डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाया, लोगों के लिए काम किया। अगर ये राज्य अपने विभिन्न तरह के टैक्सेस सेंटर को देती है, ये अकेले बंगाल की बात नहीं है,
ये व्यवहार तमाम उन राज्यों के साथ आज हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और मैं इस बात को सुन के कोई आश्चर्य नहीं हूं, लेकिन मेरा आज तत्काल प्रभाव से यहां आना, आप देखे बिहार में चुनाव हुआ, आपने तेजस्वी जी की भीड़ देखी, आपने लाखों की संख्या में लोगों का मनोबल देखा। लाखों की संख्या में लोग किस लिए आए थे? क्या समोसा खाने आए थे? क्या आलू भात खाने आए थे? वो आए थे तेजस्वी जी को अपना समर्थन देने, राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन देने। लेकिन क्या हुआ? फिर वही ईवीएम, फिर वही ईवीएम, फिर वही काया पलट। और अब सबकी पैनी और गंदी जो नजर है वो पश्चिम बंगाल के लिए, वो बंगाल जिसने सबको मेहमान नवाजी की, बंगाल जिसने सबको जगह दी, बंगाल जहां वासुदेव कुटुंबकम की एक परंपरा और एक अनूठा कल्चर आज से नहीं हजारों सालों से चलती आई है। और इससे पहले कि मैं नदीमुल साहब से कुछ और पूछूं, एक बात मैं कंपैरिजन करूंगा। आज ये जो सुशासन के ढिंडोरे पिटे जा रहे हैं, माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मौजूदा समय में, गवर्नर साहब के स्टेटमेंट आते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ। हम ये देखते हैं कि गवर्नर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उस राज्य की जो सरकार होती है उसके साथ एक तालमेल बना के चलने की होती है, लोगों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य बैठाने की होती है, ना कि हर वक्त नुक्स ढूंढने की। क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश में नुक्स नहीं मिलता जहां पत्रकारों की हत्या हो जाती है? क्या आपको उत्तर प्रदेश में एक खामियां नहीं मिलती जहां केंद्र की सरकार बीजेपी की, राज्य की सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद सबसे ज्यादा हत्याएं, किडनैपिंग, मर्डर्स, रेप्स उत्तर प्रदेश में होती हैं? कभी आपने सोचा कि बंगाल में ये घटनाएं क्यों नहीं घटती, हमेशा उत्तर प्रदेश में क्यों घटती है? देखिए लोग कैसे काम करते हैं, इसके लिए कोई स्टैट्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। उस शहर की, उस राज्य की कानून व्यवस्था, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित है? मेरे ख्याल से नदीम जी ये एक बहुत ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन होगा। क्या बंगाल और यूपी या अन्य राज्यों का आप जब कंपेयर करते हैं, औरतों के प्रति जो गंभीर अपराध हैं उनमें बंगाल का क्या रेशियो है? आप तो खुद एक राज्यसभा के एमपी हैं, आप परिचित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें पहले तो मैं बोल दूं कि बंगाल की धरती जो है जी, इसका हृदय इतना बड़ा है कि इसमें सब लोग पनपते हैं जी। अभी आप देखिएगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन ईद मिलादुन नबी भी मनाया गया, लक्ष्मी पूजा भी मनाया गया, सामने गुरु नानक का बर्थडे है, फिर क्रिसमस है जी। तो हमारा कहना है कि त्योहार सब अपना अपना होता है अवश्य, लेकिन उत्सव जो है वो सबका होता है। बहुत अच्छे, ये बंगाल का मैसेज है जी। और जहां तक महिलाओं के सुरक्षा की बात है जी, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लीजिए। यस, वेस्ट बंगाल उसमें सबसे नीचे में है, सबसे नीचे में है। ये सबसे बेस्ट जितने भी लोग हैं इस बात को गौर कीजिएगा। नदीमुल हक साहब राज्यसभा एमपी तृणमूल कांग्रेस के और एक वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और ऑथर भी रह चुके हैं, लिखते हैं वो। मैं परिचित हूं, बेशक पर्सनल तौर पे आज मैं पहली बार आपसे मिला, लेकिन मेरे फाउंडेशन की जो लीगल टीम है, हम जब भी किसी से मिलते हैं हम उनके ऊपर एक होमवर्क जरूर करते हैं, तभी उनके साथ आते हैं, किसी सार्वजनिक मंच में अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बगैर कोई अपॉइंटमेंट के हम लोग एक साथ आज मिल रहे हैं और आप आज पद पे हैं। क्योंकि मैं एक बात देखता हूं आज की डेट में केंद्र की सरकार के अगर हम किसी एमएलए एमपी से मिलना चाहे तो एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। ऐसा लगता है कि पीएम साहब ही बन गए एमएलए जो हैं। और यहां मैं एक एमपी के साथ खड़ा हुआ आपके सामने और अभी अभी मैं पहुंचा हूं कलकत्ता। अभी अभी मैंने होटल के कमरे में बस पैर ही रखा, सीधा आप लोगों के बीच मुखातिब हूं, सीधा एक मैसेज देने के लिए कि क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है बंगाल उसमें सबसे नीचे आता है। और फिर भी आप कहते हैं कि दीदी की ओर से परेशानियां हैं। आखिर अगर आप कोई कंपैरिजन करेंगे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैं तमाम मोदी जी के फॉलोअर्स से भी एक बात अवश्य कहूंगा कि भक्त अवश्य बनिए पर कभी किसी का अंध भक्त ना बनिए। आप उस चीज को जज कीजिए, कंपेयर कीजिए, सस्टेनेबल अमाउंट में उसको स्टडी कीजिए, सर्वे कीजिए। आप ये सवाल कभी पूछते क्यों नहीं है कि जिन जिन राज्यों में इनका सुशासन है वहां क्राइम का रिपोर्ट इतना हाई क्यों है? भाई केंद्र की सरकार की ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इनको 3 साल होने जा रहे हैं, उसके बावजूद डकैती, रेप और मर्डर में नंबर 1 उत्तर प्रदेश क्यों होता है? और उसके बावजूद जहां सो कॉल्ड आप जैसे लोग ममता जी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, वहां लेडीज के प्रति क्राइम का ग्राफ भारत में सबसे नीचे क्यों होता है? यह शोध का नहीं, यह सोच का, विचार का और फैसले का विषय है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, अकेला मैं एक बागी नहीं हूं। इस राज्य में
तकरीबन 3 लाख अभी आने वाले लोग, 3 लाख लोग जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं हम कंपेयर करके बताएंगे विभिन्न राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की नीतियों का क्या असर हमारे जीवन में पड़ा है। क्या डिमोनेटाइजेशन से हमें फर्क पड़ा है, क्या हमें नुकसान है या हमें घाटा है, या आपको केवल सुनना नहीं है, या आपको चयन करना है। आप ये सोचें कि क्या इस सरकार के आने के बाद ही हम ये जान पाए कि हम कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? क्या हम ये कभी जान नहीं पाएंगे कि भारतीय कौन होते हैं? आप इस बात को सोचिएगा। इस टर्म के आने के बाद ही अचानक से ऐसा क्या पैरामीटर हो गया जहां जहां देखो केवल धार्मिक और इन्हीं चीजों की बातें होती है, बेरोजगारी की बातें नहीं होती, नारी सुरक्षा की बातें नहीं होती, लोगों के जॉब्स की बातें नहीं होती, जो एनटीपीसी के जॉब्स हैं, जो रेलवेज के जॉब्स हैं, उनकी बातें नहीं होती, प्राइवेटाइजेशन की बातें नहीं होती। अदानी जी को आपने 50 साल के लिए लखनऊ एयरपोर्ट दे दिया, मुंबई एयरपोर्ट गिफ्ट कर दिया आपने। अगर आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी है, अगर आप एक अच्छा गवर्नेंस और प्रशासनिक सुविधा को चला रहे हैं, तो फिर आप इन्हें प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? और अगर आपके दृष्टिकोण में वेस्ट बंगाल के लिए कोई स्पेशल पैकेज है, तो क्या पिछले 10 साल में यह पैकेज आपको नजर नहीं आया, या केवल चुनाव के दौरान ही आपको यह पैकेज नजर आता है? और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, पैकेज तो दूर की बात है जी, अभी भी केंद्र सरकार owes to the government of West Bengal 50,000 crore rupees. 50,000 करोड़ 50,000 crore rupees is owed to the government of West Bengal, which they are not releasing. मतलब आपके हिसाब से जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जी, जो आज भाजपा की गवर्नमेंट है जी, उनके ऊपर 50,000 करोड़ का बकाया है बंगाल सरकार का। जी, वो किस तरीके से, मतलब थोड़ा अगर आप विश्लेषण दे सके, थोड़ा आइडिया दे सके हमें। टैक्स का, जीएसटी का, अच्छा, और जो स्टेट का जो फंड होता है हर साल डेवोल्यूशन होता है जी, ये सारे पैसे इसके हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा, मैं एलिगेशन नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि नदीम उल हक साहब वर्तमान में राज्यसभा के एमपी है तृणमूल कांग्रेस के, तो बेतुकी बात नहीं करेंगे। आप ये देखिए, अम्फान में 1,000 करोड़ की बातें होती हैं और इसी राज्य सरकार से, विभिन्न राज्य सरकारों से ये जीएसटी का पैसे ले जाते हैं, सेंटर ही लेके जाती है। और आज नदीम उल हक साहब का यह कहना है कि भाजपा सरकार को, यानी कि केंद्रीय सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को 50,000 करोड़ देने हैं जो कि बकाया है। अगर ये पैसे पश्चिम बंगाल सरकार को मिल गई होती तो शायद गांव गांव, हर शहर शहर, और नदी नाले और कनाल्स या बिजली के जो भी हमारे इश्यूज हैं, टर्बाइन्स के, डैम्स के, बहुत काम होते हैं शायद बहुत काम होते जी। शायद शिक्षा के विभाग में आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे। दोस्तों, जितने भी विभिन्न राज्य सरकार हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ हूं, तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं। विशेष तौर पे मैं मोदी जी के खिलाफ तो हूं ही नहीं, लेकिन मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। जब आप अन्याय करते हैं, मैं उस अन्याय के खिलाफ हूं। जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इस राज्य में चूंकि दूसरे की सरकार है और वो गलत है, तब मैं आपके खिलाफ हूं। आपने टीएमसी के पुराने नेताओं को ले लिया और आपने उन्हें भगवा रंग देके अपने पार्टी में शामिल कर दिया। क्या ये सच है? ये एकदम सच है कि देखिए जी, 2015 के जब आखिर था, 2016 के चुनाव के पहले जी, इनके एक नेता थे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, वो आज आकर के कहते थे कि भाग मुकुल भाग, जी, उन्होंने धमकी दी थी। अच्छा, और आज जब शारदा का ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं जी, तो जो सबसे बड़ी आसामी उनके बगल में, उनके पार्टी में है, उनके नेशनल सेक्रेटरी हो गए। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिनको आप लोग एलिगेशन देते हैं, जैसे ही वो भाजपा का नाम थाम लेते हैं। जी, मुझे लगता है कि मतलब कि ये वॉशिंग मशीन का ये काम कर रहे हैं कि जो भी आता है पूरा गंदगी और धूल के साथ इनके यहाँ जाकर करके दूध का धुला हो जाए। एक री इनकारनेशन हो जाता है इन लोगों का, एक तरह से री इनकारनेशन है। दोस्तों, अभी हम लोग लगातार बंगाल के दौरे पे रहेंगे, लगातार हम लोग बंगाल के दौरे पे रहेंगे। अभी आप नदीम उल हक साहब को सुन रहे थे, बहुत ही कम समय था, उनको अभी कहीं जाना था, विशेष तौर पे सफर करना था, लेकिन उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया। जब उन्हें पता चला कि रेबल फाउंडेशन, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम अतिशीघ्र ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, हम टीएमसी के तमाम लोगों से मिल रहे हैं, हम यहां के तमाम संगठनों से मिल रहे हैं, हम यहां के कांग्रेस सीपीएम के लोगों से भी मिलेंगे। उसके दो कारण है, क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है ये कभी नहीं चाहती कि बैठ के कभी बात करें। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 के बाद आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया।
ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी प्रश्न का कारण बन चुका है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्यों नहीं सारे धर्म के सारे रिलीजन के गुरुओं को बुलाते हैं, क्यों नहीं एक सौहार्द का मैसेज देते हैं, वो चुनिंदा लोगों को क्यों बुलाते हैं। और मेरा तो एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, आखिर आपने पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर रखा। जो देश, जो राज्य, जो गवर्नेंस भ्रष्टाचार के विरोध की बात करती है, वो स्वयं इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती। आगे की जर्नी हम आपके बीच रहेंगे, थोड़ी देर बाद मैं फिर लाइव होऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक रेबल फाउंडेशन के साथ बरकरार रहें, टीएमसी के साथ हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि मुख्य दल है पश्चिम बंगाल में, और कंधे से कंधे मिलाकर रेबल फाउंडेशन आपको यह वादा करता है, हम जैसे ममता बनर्जी से मिलेंगे, मुझे सुनने में आया वो बांकुड़ा में, तो मैं कल बांकुड़ा में अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इनसे भी अभी पूछूंगा ताकि एक कॉम्बिनेशन हो। उन तमाम लोगों को मैं आग्रह करूंगा जितने इंडिया के उभरते हुए एक्टिविस्ट हैं कि आप लोग जल्द से जल्द आए, रेबल फाउंडेशन में आप लोग का स्वागत है। बंगाल हमारे लिए मिशन विद अ विजन है, आप इस बात को याद रखिएगा, बंगाल हमारे लिए मिशन विद अ विजन है। हर जगह हम लोकल कल्चर का अंत नहीं होने देंगे, और बंगाल की वीरभूमि तो कदाचित नहीं। जय हिंद, जय भारत।